Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter number 3, Private, Public and Global Enterprises. Before this chapter we have successfully completed chapter number 2, Form of Business Organization. Students, in last chapter we discussed some private enterprises, and here we will also discuss private, public and global enterprises. Students, if we talk about first Indian economy is mixed economy. What is mixed economy? Indian economy consists of both privately owned and government owned बिजनेस एंटरप्राइजेज. इट इज़ नोन एज मिक्स इकोनॉमी. देखिए, ऐसी इकोनॉमी स्टूडेंट्स जिसको प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही जिसको ओन करती हैं, उस इकोनॉमी को हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं. स्टूडेंट्स, यदि हम आगे बात करें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या हैं, अब हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज देख लें तो देखिए स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में हमें जो देखना है, इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन बाय इंडिविजुअल or a group of individual whose main objective is to earn profit and growth of business. For example, Reliance Industries Limited, ITC Limited, SDFC बैंक लिमिटेड एक्सेट्रा. स्टूडेंट, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये जो ओन किया जाता है, इसको जो ओन एंड कंट्रोल किया जाता है वो इंडिविजुअल किया जाता है, या एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल, वो इसको जो है ओन करता है. जैसे एग्जांपल में हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री है, आईटीसी लिमिटेड है, एसडीएफसी है, बैंक लिमिटेड, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट ऑफ बोथ गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस. तो स्टूडेंट, ये जो होती है आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट जो है वही ओन करती है, वही कंट्रोल करती है, वही मैनेज करती है इन एंटरप्राइजेज़ को. अब वो गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है दोनों ही हो. दोनों मिलकर भी क्या करती हैं, दोनों मिलकर भी इनको ओन करती हैं, कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं. स्टूडेंट्स, तो ऐसे सेक्टर, ऐसे एंटरप्राइजेज जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं. अब इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी ये दोनों हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तभी तो हमारी इन दोनों से मिलकर बनती है मिक्स इकोनॉमी. तो स्टूडेंट्स, मिक्स इकोनॉमी में हमारे ये दोनों ही आ जाते हैं. अब बात कर लें अगर पब्लिक सेक्टर की, कि पब्लिक सेक्टर को अगर देखें कौन कौन से पब्लिक सेक्टर होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, उसमें ये 3 होते हैं. एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, इन्हीं की बात हम आगे कौन सा, स्टेचुरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इनकी ही बात हम इस चैप्टर में करेंगे. क्यों करेंगे, आगे जो ये प्राइवेट सेक्टर है इसकी बात क्यों नहीं करेंगे, आप सोच रहे होंगे इसकी भी तो बात करनी चाहिए. इसकी हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव और जॉइंट कंपनी, इनकी हम बात जो कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, तो इसलिए इनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे. हम जो केवल यहाँ पर बात करेंगे वो स्टूडेंट्स केवल पब्लिक सेक्टर जो है हम उसकी ही बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे देख लेते हैं फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज. अब पब्लिक एंटरप्राइज की बात कर लेते हैं. देखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होता है, मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया. अब देख लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि ये क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेचुरी और गवर्नमेंट, ये तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी, ये तीनों ही क्या हैं, ये हैं आपके पब्लिक एंटरप्राइजेज. तो इसमें देख लेते हैं. देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. दीज आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, दूरदर्शन और प्रसार भारती, ये सब क्या हैं, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं
ये जो डिपार्टमेंट है ये किसी मिनिस्ट्री के, किसी मंत्रालय के अंडर में आते हैं। इनका एक मंत्रालय होता है, एक इनका, फिर उस मंत्रालय का मालिक भी मिनिस्टर भी होता है उसका। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो रेलवे मंत्री बनते हैं, और इसी तरह से रेलवे मंत्रालय भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके फीचर क्या हैं, अगर इसके फीचर देख लेते हैं हम। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंटल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो है वर्क करता है मिनिस्ट्री के। नो सेपरेट एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। फाइनेंस की बात कर लें, इसको फाइनेंस कौन करता है, इसके लिए एक बजट पास होता है अलग से। गवर्नमेंट की जो भी अर्निंग होती है, जो भी गवर्नमेंट का ट्रेजरी होती है, उसमें से ही इसके लिए एक बजट बनाया जाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें इसके, तो स्टूडेंट्स इसकी जो है ऑडिट और अकाउंटिंग इसके लिए एप्लीकेबल होती है, करानी होती है। स्टाफिंग की बात कर लेते हैं हम। इट एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देखिए इस रिक्रूट एंड अपॉइंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं स्टाफिंग की, तो स्टूडेंट इसमें स्टाफिंग जो होती है वो एम्प्लॉय की होती है। वो कैसे होती है, बिल्कुल ये जो हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देकर हम सेलेक्ट होते हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट रूल होते हैं वो अप्लाई होते हैं उससे, और जितने भी एम्प्लॉय चुने जाते हैं इसके लिए इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, वो सभी गवर्नमेंटेड होते हैं। मेरिट देख लेते हैं स्टूडेंट, इसकी मेरिट। इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स प्लेड डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्यों है ये इफेक्टिव अचीविंग, इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। आगे देखें हम। इट इज़ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। देखिए ये गवर्नमेंट इनकम का बहुत बड़ा सोर्सेज होता है, क्योंकि इसकी इनकम कहाँ जाती है, ट्रेजरी में जाती है गवर्नमेंट के। आगे देख लेते हैं पॉइंट 3 हमारा। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल द एक्शन विच इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। देखिए इस पर क्या है, इस पर डिस्कस होती है, इस पर जवाबदेही होती है। जब आपकी जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं सभी, वहाँ पर आपकी जो लोकसभा में जो बातें होती हैं, तो उसमें इसमें जवाबदेही होती है उसकी, जो भी जिसके अंडर में डिपार्टमेंट होता है। ड्यू टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड इज़ लेस। देखिए इसमें पब्लिक फंड भी कम होता है, गवर्नमेंट ही इसको फंड पास करती है इसके लिए। इट इज़ सुटेबल फॉर द एक्टिविटी वेयर्स सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। और ये इन सब के लिए, डिफेंस प्रोडक्शन हो या जहाँ पर ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत हो, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब स्टूडेंट्स की डिमेरिट आती हैं, आप इसको डिमेरिट को देख सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम इसकी सुटेबिलिटी की बात करें, तो सुटेबिलिटी भी देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया है, वही सब इसमें कि क्यों सुटेबल है। एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दूसरा इसमें सीक्रेसी है। बॉक्स में जो आपके एक क्वेश्चन हैं, इनके आप आंसर खुद ही देने की कोशिश करें, कितने अच्छे हैं, इनसे आपका क्या है, ऊपर की ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की। इट इज़ इस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट पास इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स ऑब्जेक्टिव पावर एंड फंक्शन आर क्लियर डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट। देखिए एक एक्ट के अधीन, एक एक्ट के तहत इनका निर्माण होता है, इनका जो रचना होती है, इनको जो चलाया जाता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को, कोई एक्ट होता है उसके अंतर्गत चलाया जाता है। जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, गेल, SCI है, FCI है, ये सब। तो इसके फीचर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इट इस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव पावर एंड फंक्शन। एक एक्ट होता है, एक एक्ट पास होता है, उस एक्ट में इसके ऑब्जेक्टिव, इनकी पावर क्या होंगी, इनके फंक्शन क्या होंगे, इनके क्या कार्य होंगे, वो सब बताए जाते हैं। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट्स मैनेजमेंट इज़ वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड और नॉमिनली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन डे टू डे फंक्शनिंग। लेकिन जो डे टू डे फंक्शनिंग है, जो दिन प्रतिदिन के इसके कार्य हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नंबर 4 की पॉइंट की। इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ रिक्रूट एंड अपॉइंट एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। देखिए जो इनका एक्ट था जिसमें ये क्रिएट करे गए थे, उसी एक्ट में इनके एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के, इनके एम्प्लॉय को चुनने के, अपॉइंट करने के रूल और रेगुलेशन होते हैं। उसी के अंतर्गत इनके जो वो हैं एम्प्लॉय हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप
6 पॉइंट है इसका, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए अगर हम बात कर लें कि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो रूल होते हैं ऑडिट कराने के, क्या वो यहाँ भी अप्लाई होते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होते, इसके रूल उसके वजह से नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके मेरिट और इसकी डिमेरिट आप देख लेना, सुटेबल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, आप इजीली इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम देखें गवर्नमेंटल, हम जो हमारा डिपार्टमेंटल भी हो चुका है और हमारा स्टेचुरी कॉरपोरेशन हो गया है। अब हमारा थर्ड जो आता है वो आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। A government company is a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or state government or jointly both. It is registered as per the Company Act 1956। देखिए 1956 हो या कोई और कंपनी एक्ट हो, उस एक्ट में तो ये रजिस्टर होती है कंपनी। दूसरा, इस कंपनी में पेडअप जो कैपिटल होती है, उस पेडअप कैपिटल में गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो 51% होता है। अब वो गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है वो दोनों ही गवर्नमेंट हो। अगर इसके फीचर की बात कर लें तो हम तो देखिए रजिस्टर होती है 1956 एक एक्ट में, कंपनी एक्ट में, या जो दूसरा कोई एक्ट हो उसमें, जैसे 2000 ये भी हो सकता है नया वाला हमारा। तो इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट के इसमें मिनिमम 51 पेडअप कैपिटल होती है। इट मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सेलेक्ट होते हैं शेयर होल्डर के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं और उनके ही द्वारा मैनेज किया जाता है, वही मैनेजमेंट संभालते हैं। एम्प्लॉय आर रिक्रूट एंड अपॉइंटेड एट द रूल ऑफ एंड रेगुलेशन कंटेन इन इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए जो इसका मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। ये मेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी के उद्देश्य, पावर और उसकी लिमिट लिखी होती है, लिमिटेशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें रूल होते हैं उनको फॉलो करके ही इसके जो होते हैं आपके एम्प्लॉय चुने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी ये समझ में आ गया हो, मेरिट और लिमिटेशन आप देख रहे हैं इसकी, सुटेबिलिटी। अब आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेज। स्टूडेंट मल्टीनेशनल कंपनी मे बी डिफाइन of a company that has business operation in several company by having its factories, branches or office in those countries, but it has the headquarter in that country where it is incorporated. Example Coca-Cola, Sony, Reebok, etc. देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसा एंटरप्राइजेज होता है, ये कैसा एंटरप्राइजेज होता है जिसकी ब्रांच, जिसकी फैक्ट्री मैनी कंट्रीज़ में होती हैं, अलग अलग देशों में होती है, लेकिन हेडक्वार्टर जो होता है ये वहीं पर ही होता है जहाँ पर ये इनकॉर्पोरेटेड होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक कंपनी हमारे इंडिया में शुरू होती है और उसका रजिस्ट्रेशन भी इंडिया में हुआ है, तो हेडक्वार्टर तो इंडिया में होगा, लेकिन उसकी जो ब्रांच होंगी वो अदर भी कंट्री में जगह जगह होंगी। अब इसके अगर हम फीचर की बात कर लेते हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होती है, बहुत बड़ा फंड इसमें कैपिटल का जो है इकट्ठा किया जाता है। इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है, देश विदेशों में कार्य करती है, एक देश में नहीं होती। सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल होता है इसमें। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जिसमें पावर सेंटर के हाथ में होती है, हेडक्वार्टर के हाथ में इसकी पावर होती है, वहीं से इसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, यूजुअली दे एंटर इनटू द एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन गुड्स, यूज ऑफ द ब्रांच नेम एक्सेट्रा विद लोकल फर्म्स इन द होस्ट कंट्री। ये कभी कभी क्या होता है, जो लोकल कंट्री होती हैं उनसे भी ये कुछ करार कर लेती है, कुछ एग्रीमेंट कर लेती है। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इसकी, टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई, जब ये बड़े लेवल पर काम करती है तो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। प्रोडक्शन इनोवेशन होता है, देखिए प्रोडक्शन में हमेशा समय पर बदलाव होता रहा है, बदलाव होता रहता है, नए नए आविष्कार इसके होते रहते हैं, नए नए रिसर्च होकर इसके प्रोडक्शन में बदलाव होता रहता है। प्रोडक्शन को यही रहती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहता है प्रोडक्शन को कि कैसी अच्छा गुड्स बनाया जाए जो हर जगह और कंपनियों को मात दे सके। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है इसकी, बड़ी बड़ी मार्केटिंग प्लानिंग बनाते हैं, मार्केटिंग की प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है इनकी, जिसको ये फॉलो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जॉइंट वेंचर की बात कर लेते हैं। देखिए जॉइंट वेंचर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सिलेबस में ये टॉपिक एक बार को मैं कहता हूँ होता भी नहीं भी होता, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें थोड़ा सा ये देख लेना। देखिए जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार, तो उसको हम टेस्ट में नहीं देंगे, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है। देखिए जॉइंट वेंचर की बात करें, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट
firms together establish in a new enterprises by pooling their capital, technology and enterprise experts. It's नोन एज अ जॉइंट वेंचर। देखिए जब दो कंपनियां एक जगह मर्ज हो जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं, तो वो कंपनियां जॉइंट वेंचर बन जाती हैं। हेयर साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स कंपनी ऑफ जापान, आपने देखा है कि हीरो और जो होंडा है वो दोनों मिलकर क्या बन गई थी, हीरो होंडा बन गई थी। जॉइंट स्टेब्लिश हीरो होंडा है। सिमिलरली सुजुकी मोटर ऑफ जापान एंड मारुति कंपनी, तो मारुति सुजुकी बन गई थी, दोनों एक जगह हो गई। तो इनके फीचर क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, इनकी कैपिटल जो प्रोवाइड की जाती है जॉइंटली की जाती है। मैनेजमेंट इसका जो होता है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है। इट कंबाइन बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। देखिए एक बात और है, इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं खाली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी यही है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए। इसके बेनिफिट क्या है, देखिए ग्रेटर रिसोर्सेज हो जाते हैं, कैपेसिटी हो जाती है। जब दो कंपनी एक जगह मिल जाती हैं उनकी पावर भी ज़्यादा हो जाती है, वो और भी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। ऐसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्नोलॉजी को ये यूज करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है इनके उसमें। मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स, देश विदेशों में भी ये कार्य कर सकती हैं। इनोवेशन होता है कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर एक नया जॉइंटली एक नेम बन जाता है, तो एक ये होता है एक नयापन आ जाता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ कंपटीशन आपस में ख़त्म हो जाता है, तो जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो भी कम आ जाती है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, अब हम पीपी की बात कर लेते हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या है स्टूडेंट्स, इट मीन्स एन एंटरप्राइजेज इन विच अ प्रोजेक्ट और सर्विस इन फाइनेंस एंड ऑपरेट थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही मिलकर साथ साथ काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोनों ही पार्टनरशिप हो जाती है, दोनों में प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें इसके एक तो ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर, एजुकेशन। ट्रांसपोर्ट में क्या आ सकता है, रोड, रेलवे एंड टोल ब्रिज आ सकते हैं, ये मिलकर काम कर लेते हैं प्राइवेट भी और पब्लिक भी ने बनाने के लिए। हेल्थ के लिए भी हॉस्पिटल को भी बना लेते हैं दोनों ही मिलकर। एजुकेशन में भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट एडिड होते हैं, वो सब इसमें आ जाता है कि दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी पीपी की हम फीचर देख लेते हैं। तो फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर की इसमें जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस पार्टनरशिप में। और पार्टनरिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट भी इनका हाई प्रायोरिटी वाला हो जाता है। सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें एक ना तो अकेला प्राइवेट ही वर्क कर सकता है और ना ही पब्लिक सेक्टर जो है अकेला काम कर सकता है, तो यहाँ पर वे मिलकर दोनों काम कर रहे थे। यूजफुल इन पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट, एग्जांपल दिल्ली रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन आपने देखा है। इसमें क्या है, अकेला अगर हम कहें कि गवर्नमेंट ही काम कर लेगी तो गवर्नमेंट भी अकेला इसमें काम नहीं कर सकती, इसमें क्या है प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दोनों ही मिलकर इसमें काम को अंजाम देते हैं। शेयरिंग रिवेन्यू की बात कर लेते हैं, अगर जो भी रिवेन्यू होता है वो शेयर हो जाता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों में ही। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आप ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आप क्वेश्चनों को खुद सोल्व करके देख सकते हैं। इनसे क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन जो मैंने आंसर आपको दिए हुए हैं या मैंने आपको हिंट्स दिए हुए हैं, आप इनको मत देखना, तो इससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, इससे ही रिलेटेड होंगे। कोशिश करना कि आप अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में इनके आंसर देने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।